Hello my dear student, welcome back to A Square classes. Today we are going to continue our next lecture. Last lecture तक हम लोगों ने various terms related to electrolytic cell देखा था, like resistance देखा था, conductance देखा था, resistivity देखा था, conductivity देखा था, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी देखा था, मोलर कंडक्टिविटी देखा था एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखा था, सेल कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा था एंड कंडक्टिविटी सेल पढ़ा था कि किसी भी सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी कैसे मेजर करते हैं और वैसे सेल जिसके हेल्प से इसको मेजर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी सेल्स। अब इसी में से देखते हैं कि अगर अपना इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे दो ही केस हो सकता है, या तो इलेक्ट्रोलाइट अपना कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है या डाइल्यूट हो सकता है। What do you mean by concentrated and dilute? तो अगर मैं concentrated की बात करूं तो नंबर ऑफ आयन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ आयन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, concentrated के केस में नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे, बट इन केस ऑफ डाइल्यूट द नंबर ऑफ आयन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर यूनिट वॉल्यूम डाइल्यूट के केस में बहुत कम होंगे, बट कॉन्सेंट्रेशन के केस में काफी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो वैसे चीज जो नंबर ऑफ आयंस पे डिपेंड करती है वो सब बढ़ेंगी, और वैसे चीज जो नंबर ऑफ आयन पे डिपेंड करती है डाइल्यूट सॉल्यूशन होने पे वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर है? तो कंडक्टेंस क्या था, कंडक्टेंस क्या था कि कितना इजीली आयन मूव कर जाता है इलेक्ट्रोड की तरफ। तो जितना ज्यादा आयन होगा उतना ज्यादा आयन क्या करेगा, मूव करेगा। तो आइए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन। हेडिंग डालिए, वेरिएशन ऑफ, डाइल्यूट करेंगे तो होगा क्या, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ आयन पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, कम होगा। तो हम लोग देखेंगे इसके साथ वेरिएशन किसका होगा, कंडक्टेंस का देखेंगे, कंडक्टिविटी देखेंगे। कंडक्टेंस को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ओम इनवर्स यूनिट था। कंडक्टिविटी को कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लैम्डा इक्यू। आइए वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। पहला देखते हैं कंडक्टेंस। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस बेसिकली था क्या कि कितना जल्दी कोई आयन अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास पहुंच जाएगा, कैटायन कैथोड के पास पहुंचेगा और एनायन एनोड के पास पहुंचेगा, और जितना ज्यादा अट्रैक्शन आयन के बीच का कम होगा वो फास्ट मूव करेगा। क्लियर है? कंडक्टेंस ये था, इजनेस विथ विच आयन कैन मूव, दैट इज कॉल्ड कंडक्टेंस एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो बेसिकली हम लोग पढ़ भी रहे हैं कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, और अपने पास इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप के, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, दे कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड दे कैन बी आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के केस में अगर आप डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशंस को तो उनका कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। लिखो, कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, कंडक्टेंस ऑफ ईच सॉल्यूशन, ईच सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ, बी आइदर weak electrolyte or bracket लिखना, conductance of each solution bracket में weak electrolyte and strong electrolyte will increases on dilution, will increases on dilution and reason for both is different, and reason for both is different। दोनों टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप इसको डाइल्यूट करोगे तो इसकी कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों बढ़ता है, वन बाय वन देखते हैं। अगर बात कर लो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, तो ऑन डाइल्यूशन आप डाइल्यूट कर रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, वॉल्यूम ऐड कर रहे हो, तो वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हो कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा जो है, अल्फा जिसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो पहले जितने आयन आयोनाइज हो रहे थे उससे ज्यादा आयन अब आयोनाइज होगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से होगा क्या, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस, और बेटा नंबर ऑफ आयन इंक्रीज कर जाएंगे तो क्या बढ़ जाएगा, कंडक्टेंस इंक्रीजेस, तो कंडक्टेंस इंक्रीजेस।
तो फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट आपसे पूछेगा कंडक्टेंस ऑन डाइल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, तो आप कहोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है, जिससे कुछ एक्स्ट्रा आयन सॉल्यूशन में आएंगे। While in case of strong electrolyte, आपको पता है strong electrolyte वैसे भी 100% आयोनाइज करते हैं, तो ये ऑलरेडी 100% आयोनाइज करते हैं। तो इस केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ऑलरेडी 100% वो तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन होगा क्या कि पहले सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड थे तो आयनिक इंटरेक्शन ज्यादा था, मतलब पर ml सॉल्यूशन या पर लीटर सॉल्यूशन में जितने आयन ज्यादा थे, अब डाइल्यूट करोगे तो क्या होगा, दूर दूर एक्स्ट्रा स्पेस मिला ना, तो आयन दूर दूर हो जाएंगे, तो यहाँ पे आयनिक इंटरेक्शन कम हो रहा है, दैट्स व्हाई कंडक्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मैं कह सकता हूं डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन, आयनिक इंटरेक्शन क्या होगा, डाइल्यूशन पे डिक्रीज करेगा, that's why their conductance decreases। तो कोई भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो, आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट, अगर आप डाइल्यूट करोगे तो उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ने से कंडक्टेंस बढ़ जाता है, बट इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसकी आयनिक डेंसिटी कम हो जाती है। आयनिक इंटरेक्शन मतलब क्या कि पहले कम वॉल्यूम में ज्यादा आयन थे, अब इंटरेक्शन कम हो रहा है, मतलब आयन दूर जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम। तो एक और चीज कह सकते हो कि आयनिक डेंसिटी डिक्रीजेस, आयनिक डेंसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। ये समझ में आ गया, आप इसको लिख लो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कंडक्टिविटी। डाइल्यूशन पे कंडक्टिविटी क्या क्या फर्क पड़ेगा, नोट करते हैं कापा। कंडक्टिविटी क्या था, हम लोगों ने कंडक्टिविटी को लास्ट लेक्चर में डिफाइन किया था, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयन प्रेजेंट इन पर ml ऑफ सॉल्यूशन। के बीच का वॉल्यूम अगर 1 ml हो जाए तो उसमें प्रेजेंट आयन से जो कंडक्टेंस होगा उसी को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। लिखना, हेंस कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज conductance of all the ion present in per ml of solution, on dilution। अब डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा ना, तो पर ml आयन कम हो जाएंगे। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन पर ml डिक्रीजेस, ऑन डाइल्यूशन decreases, that's why conductivity के always decreases on dilution, that's why conductivity always decreases or conductivity always decreases on dilution, इतना समझ में आया। तो अगर डाइल्यूट करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम होगा, कोई भी टाइप के इलेक्ट्रोलाइट के लिए। थर्ड अपन बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी। मोलर पर मोल के लिए आ जाएगा, इक्विवेलेंट पर इक्विवेलेंट के लिए आ जाएगा। तो थर्ड हम लोग बात करते हैं लैम्डा एम, जिसको क्या बोलते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी की बात करोगे तो अगर मैं फॉर्मूला से देखूं तो लैम्डा एम इजिकल टू क्या होता है, 1000 इंटू के बाई मोलरिटी। और लैम्डा इक्यू की बात करूं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, तो 1000 इंटू के बाई नॉर्मलिटी। ध्यान से देखना, अगर आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे तो के तो कम हो रहा है, के क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन अब देख लेते हैं पहला केस, ऑन डाइल्यूशन। कोई भी टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो, दे कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑन डाइल्यूशन तो वॉल्यूम क्या होगा, ऑलवेज इंक्रीजेस। और कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, मोलरिटी या नॉर्मलिटी, अगर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो इस केस में जो मोलरिटी है
वो भी डिक्रीज करेगा और नॉर्मलिटी है वो भी डिक्रीज करेगा, बिकॉज मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आप लैम्डा एम की बात करो तो लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। तो अगर मैं इससे लैम्डा एम की बात करूं तो लैम्डा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू conductivity. Lambda m is directly proportional to conductivity while inversely proportional to, तो डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम होगा। तो इसी को अगर डाइल्यूशन की बात करोगे, ऑन डाइल्यूशन, तो डाइल्यूशन पे बात करोगे तो के बढ़ेगा, सॉरी डाइल्यूशन पे बात करोगे तो के तो कम होगा, लेकिन मोलरिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और मोलरिटी भी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। तो कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने से मोलर कंडक्टिविटी कम होगा, तो कंडक्टिविटी के डिक्रीज होने से लैम्डा एम क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, और कंसंट्रेशन के कम होने से, इसके कम होने से ये बढ़ेगा और इसके कम होने से ये कमेगा, और इसके कम होने से लैम्डा एम क्या हो रहा है, बढ़ेगा। तो एक फैक्टर जो है कंडक्टिविटी वाला जो फैक्टर है वो मोलर कंडक्टिविटी को कम कर रहा है, व्हाइल कंसंट्रेशन वाला फैक्टर, कंसंट्रेशन फैक्टर इज इंक्रीजेस मोलर लैम्डा, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, एक फैक्टर मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, और दूसरा फैक्टर मोलर कंडक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। क्या देता हूं लिखना, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट it is clear that from experiment it is clear that effect of concentration या effect of molarity is more dominant. It is clear that effect of molarity is more dominant as compared to conductivity. From experiment it is clear that effect of molarity is more dominant as compared to conductivity. तो मोलरिटी का इफेक्ट कंडक्टिविटी से ज्यादा है, तो अब आप किसको कंपेयर करोगे, तो इस केस में आप इसको नेग्लेक्ट कर दोगे और इस केस में आप इसको नेग्लेक्ट कर करके इसको लोगे क्योंकि इसका इफेक्ट ज्यादा है। हेंस मोलर कंडक्टिविटी और दूसरा कंसंट्रेशन बढ़ने पे जो नॉर्मलिटी है वो भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, तो लैम्डा क्या करेगा, hence molar conductivity or equivalent conductivity always increases on dilution, क्लियर है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें क्या क्या होगा कि अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करोगे फॉर एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दे कैन बी आइदर वीक और स्ट्रॉन्ग, ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी कम होगा एंड मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो नोट करके एक की पॉइंट हम लोग लिख लें, तो मैं यहां लिख देता हूं, अगर मैं इस पे की डाइल्यूशन कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा, लैम्डा एम एंड लैम्डा इक्यू क्या होगा। तो एक यही फैक्टर है जिसको मैं ब्लैक पेन से दिखा देता हूं, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये समझ में कि ये वो चीजें थी जो इलेक्ट्रोलाइट को कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट होने पे फर्क पड़ सकता है, दे कैन बी आइदर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम देखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी का ऑन डाइल्यूशन क्या फर्क पड़ता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट सेपरेटली। आप इस पूरे को लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन। अभी हम लोग ने देखा कि जनरली क्या होगा कि मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूट करोगे तो कंसंट्रेशन कम होगा और मोलर एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो इसी को हम लोग सेपरेटली पढ़ते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों केस में अलग अलग। सिंपल अगर बात मैं करूं ऑन, अभी जो हम लोगों ने देखा ऑन डाइल्यूशन, अगर डाइल्यूशन की बात करूं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, तो मोलरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन कम होगा, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी एक्सपेरिमेंटल डाटा है, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ में उसको आपको समझा रहा हूं,
इस y एक्सिस पे हम लोग लेते हैं लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी और इस एक्सिस पे लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कंसंट्रेशन। अब देखो अगर कंसंट्रेशन कम होगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। और हम वैसे भी क्या देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एंड फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा तो हमेशा क्या होता है 1। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा तो वैसे भी 1 है, तो इस केस में जो थोड़ा बहुत फर्क होगा ये बहुत माइन्यूट चेंज होगा, बिकॉज यहाँ पे जो भी बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वो आयनिक डेंसिटी, आयनिक इंटरेक्शन के कम ज्यादा होने से बढ़ रही है। तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ध्यान से देख लो। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है ये, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है ये। जब मैं इसको लेफ्ट आ रहा हूं, अगर मैं लेफ्ट आ रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर इस ग्राफ पे मूविंग, अगर मैं लेफ्ट इधर की तरफ मूव कर रहा हूं तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीजेस, और कॉन्सेंट्रेशन के कम होने से मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है, लैम्डा एम इंक्रीजेस। अगर नहीं है तो ध्यान से देख लो कि इस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ये, और इस पॉइंट पे जो मोलर कंडक्टिविटी है ये। तो कॉन्सेंट्रेशन को और अगर मैं लेफ्ट ले आऊं तो कॉन्सेंट्रेशन इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, 0। इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ये कौन सा पॉइंट होगा, जब किसी सॉल्यूशन को इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दो। ये कब होगा, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब क्या, कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट हो ही नहीं। ठीक है, आप 1 कप ऑफ वाटर में 1 ग्राम चीनी डालो, 1 बकेट में डाल दो और पानी का जो सिंटेक्स है उसमें डाल दो, तो उस केस में वो क्या हो गया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया, कि सॉल्वेंट इतना ज्यादा है कि उसके केस में सॉल्यूट क्या होगा, कम। तो इस केस में सबसे, उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की सबसे मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। तो अगर मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा पीछे ले आऊं, ध्यान से देखना, तो इस पॉइंट पे लैम्डा एम, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन 0 है तो इस पॉइंट पे लैम्डा एम की सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी। यहां पे जो वैल्यू होगी वो लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसलिए इस पॉइंट को हम लोग लिखते हैं, मैं यहां लिख देता हूं लैम्डा एम इंफिनिटी। लैम्डा एम इंफिनिटी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या इसी को बोल सकते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बेटा आप निकाल सकते हो कि मोलर कंडक्टिविटी का लैम्डा एम एट इंफिनिटी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन को 0 करोगे तो ये जिस पॉइंट में मिलेगा उसी को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ में। तो कोई भी टाइप का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन एंड लैम्डा एम के बीच का जो कर्व होगा ये इसी टाइप का होगा। समझो, अगर फॉर एग्जांपल की मैं बात करूं, मैं यहां पे समझाता हूं। फॉर एग्जांपल आपको दे दे कि ये जो ग्राफ है ये केसीएल का ग्राफ है। केसीएल एक इलेक्ट्रोलाइट है, उसका कर्व ऐसा है, ये इज गिवन। समझो ना, एक केस कंपेयर है, आपसे पूछे HCl का बताओ कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसा होगा। HCl का पूछा है कैसा होगा, ध्यान से देखो, KCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, HCl भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के केस में एनाइन क्या है, सेम। तो इस केस में इन केस ऑफ KCl कैटाइन K प्लस थे और इसमें क्या है H प्लस। याद कर लो जब हम लोग पढ़ रहे थे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल से, इलेक्ट्रोकेमिकल से और वहां पे सॉल्ट ब्रिज पढ़ रहे थे, तो वही मैंने कहा था, among the cation H plus has highest ionic mobility and among the all of the anion OH minus has highest ionic mobility। तो इस केस में H प्लस की आयनिक मोबिलिटी K प्लस से तो क्या होगी, ज्यादा ही होगी ना। तो इस केस में गिवन कंसंट्रेशन ऑफ HCl उसकी मोलर कंडक्टिविटी KCl से ज्यादा होगी। तो कुछ नहीं करना है, उसको मैं हाइपोथेटिकली इससे क्या कर दूं, ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ कर दूं,
ये किसका हो जाएगा, HCl, और ये किसका है, KCl। आपको इसी टाइप के क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर कॉन्सेंट्रेशन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसी को एक साइंटिस्ट ने इक्वेशन दिया था, बोलते हैं डिबे हकल ऑनसेगर इक्वेशन। इक्वेशन जो डिबे हकल साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, यही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक इक्वेशन दिया था जिसमें हम लोग पढ़ते हैं लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ सी। डिबे साहब की इक्वेशन से देखोगे लैम्डा एम इक्वल टू लैम्डा एम इन्फिनिटी माइनस बी रूट अंडर सी। इसमें पहले समझ लो क्या क्या है। लैम्डा एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। लैम्डा इन्फिनिटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। और बी क्या है, इट इज ए कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट। बी इज ए कांस्टेंट फॉर सॉल्वेंट, इट टेक इनटू अकाउंट viscosity and dielectric constant of water solvent. It take into account viscosity and dielectric constant. अब इस इक्वेशन को अगर तुम कंपेयर करोगे तो हमने ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया है, y एक्सिस पे लिया है इसको और x एक्सिस पे लिया है इसको। तो ये ग्राफ y इज इक्वल टू c माइनस mx, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग कर्व होगा। इस ग्राफ को भी देखो, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग कर्व। लेकिन डिबे हकल ऑनसेगर इक्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये जो है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ओनली, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो कंडक्टिविटी बढ़ेगी वो डिसोसिएशन बढ़ने से बढ़ेगी। तो समझ में आ गया ना कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिबे हकल ऑनसेगर इक्वेशन क्या है। आइए इसी का केस 2 पढ़ते हैं, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। Variation of lambda m molar conductivity with concentration for weak electrolyte। अगर weak electrolyte की बात करोगे तो इसका अल्फा जो होगा वो क्या करेगा, चेंज करेगा ऑन डाइल्यूशन पे। अगर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग अल्फा होगा, और अल्फा की वैल्यू अगर आप आयनिक इक्विवेलेंस देखोगे तो अल्फा इज इक्वल टू होता है रूट अंडर के बाई सी। मतलब अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is inversely proportional to square root of c। ये आयनिक इक्विलिब्रियम से आप जानते हो। लैम्डा एम है मोलर कंडक्टिविटी, जो लैम्डा में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिसोसिएशन। तो अगर मैं इस केस के लिए एक ग्राफ प्लॉट करूं, इस एक्सिस पे ले लूं लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी और इस एक्सिस पे ले लूं स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। देखो लैम्डा एम क्या लिख सकता हूं, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस केस में जो ग्राफ होगा ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। ये सबसे मैक्सिमम कब होगा, इन्फिनिटी पे, और कंसंट्रेशन कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब ही नहीं है आप 1 बकेट में ले लो, 1000 में ले लो, 10,000 में ले लो, सी में ले लो या समुद्र में जाकर के फेंक दो। तो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप लैम्डा इन्फिनिटी आराम से निकाल लेते थे जब कंसंट्रेशन टेंड्स टू क्या हो रहा था, 0 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। लेकिन इस केस में इनफाइनाइट डाइल्यूशन का कोई मतलब ही नहीं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। आप लैम्डा एम इन्फिनिटी यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते। और फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा एम एन कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ इस तरफ से होगा, बिकॉज जो देखो ना हम लोग इक्विलिब्रियम पढ़े थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई सी। के तो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, तो के कांस्टेंट हो गया, तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ सी। अगर अल्फा स्क्वायर रूट ऑफ सी है तो मोलर कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो इसका अर्थ कुछ ऐसा हो। इसमें क्या पूछ सकता है कि समझो ये ग्राफ
एसिटिक एसिड का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? एसिटिक एसिड। तो आपसे पूछो फॉर्मिक एसिड का बताओ, HC डबल बॉन्ड। तो आपको पता है एनाइन से में फिर H प्लस की आयनिक मोबिलिटी ज्यादा होगी, तो जो एसिटिक एसिड का ग्राफ होगा ये, जो एसिटिक एसिड का ग्राफ होगा ये इससे क्या होगा, निकाल सकते हो। तो एक आपके मन में सवाल आएगा कि फिर सर हम निकालेंगे कैसे यहाँ पे लैम्डा एम इंफिनिटी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, आप कैसे निकालोगे किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो आइए इसका लास्ट पार्ट करते हैं इस चैप्टर का, कॉलरॉस लॉ। इससे आप हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों निकालेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉलरॉस लॉ। आप इसको आराम से लिख लो। अपने को चैलेंजिंग क्या था कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज देखो, जब हम लोगों ने मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पढ़ा था तो वहां पे दोनों के बीच में रिलेशन हम लोगों ने देखा था लैम्डा एम अपॉन लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू एन फैक्टर। हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो मोलर कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से डिवाइड कर दो। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। लैम्डा इक्विवेलेंट इक्यू निकालना है तो लैम्डा एन अपॉन एन फैक्टर था, और लैम्डा एम निकालना है तो लैम्डा इक्यू को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इतना हम लोग जानते थे। दूसरा, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा इजी होता है, क्योंकि समझो अगर NaCl है तो इसके एक मोल से 1 मोल ऑफ Na प्लस एंड 1 मोल ऑफ Cl माइनस मिलेगा। लेकिन अगर ये MgCl2 है तो ये टूटेगा Mg प्लस 2 N2Cl माइनस 1। तो अगर इसको मोल से पढ़ोगे तो 1 मोल ऑफ MgCl2 gives 1 mole of Mg and 2 mole of Cl। लेकिन जब इक्विवेलेंट से पढ़ोगे तो नो नीड ऑफ ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg gives 1 इक्विवेलेंट ऑफ Mg प्लस इक्विवेलेंट ऑफ क्लोराइड आयन। ठीक है। तो कॉलरॉस ने क्या कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जितने भी इलेक्ट्रोलाइट हैं, आइदर स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट, दे आर 100% डिसोसिएटेड। पहला चीज ध्यान सुना, कॉलरॉस ने क्या कहा कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हर आयन इंडिपेंडेंटली मूव करेगा, किसी भी दो आयन के बीच में इंटरेक्शन नहीं होगा। तो दो बात कॉलरॉस को पहले से पता थी, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन all the electrolyte are behave as strong electrolyte, they are 100% ionized and ion are moved independently from each other। तो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की अगर आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है तो उसमें प्रेजेंट सभी आयन का आप क्या करो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल के ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल गया तो उसको मोलर कंडक्टिविटी लाने के लिए आपको उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। इतनी ही चीज, पहले एक सेंटेंस लिखना फिर मैं कहता हूं, लिखना एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कॉलरॉस लॉ में KOHLRAUSCH, कॉलरॉस लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each and every electrolyte, at infinite dilution each and every electrolyte will 100% dissociate, will dissociate 100% are completely and ion are completely independent from each other, and ion are completely independent from each other, thus limiting equivalent conductivity of electrolyte is equal to sum of equivalent conductivity of cation and equivalent conductivity of anion। Equivalent conductivity of electrolyte is equal to sum of या summation of limiting equivalent conductivity of cation and anion। इसी चीज को अगर मैं लिखूं लैम्डा EQ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। C प्लस मतलब कैटायन, A माइनस मतलब एनायन। दोनों आयन के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को आप ऐड कर दो तो आपको उस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल जाएगी। ये क्या है लिखना,
लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। तो यहाँ पे तीन चीज है, ये इलेक्ट्रोलाइट ज्यादातर आपको यहाँ पे सॉल्ट्स मिलेंगे या स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे, और ये जो कैटाइन या एनाइन है ये क्या है, आयंस। से मुझे मोलर कंडक्टिविटी चाहिए तो एन फैक्टर चाहिए। तो इन केस ऑफ आयन यहाँ पे जो एन फैक्टर होगा ये चार्ज ऑफ या तो कैटाइन ले लो या एनाइन ले लो। अगर कैटाइन का एन फैक्टर चाहिए तो कैटाइन का चार्ज पे चार्ज लो, और एनाइन का एन फैक्टर ले लो तो एनाइन पे क्या चाहिए, चार्ज चाहिए। लेकिन अगर सॉल्ट का एन फैक्टर चाहिए, अगर आपको इसका एन फैक्टर चाहिए, सॉल्ट का एन फैक्टर आपको निकालना है, तो नंबर ऑफ कैटाइन को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑन कैटाइन से। को जनरली हम लोग n प्लस ले लेते हैं, को मल्टीप्लाई कर दो चार्ज ऑफ कैटाइन को न्यू प्लस ले लेते हैं। और दूसरा अगर मैं बात करूं इसका एनाइन के केस में, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एनाइन मल्टीप्लाई चार्ज ऑन एनाइंस, और नंबर ऑफ एनाइन को आप ले लो n माइनस इंटू न्यू माइनस, वेयर n क्या है, अगर इसको मैं इंडिकेट करना होगा तो यहां पे n क्या है, n प्लस चार्ज ऑन कैटाइन, और न्यू प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटाइन। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका क्या निकल जाएगा, n फैक्टर। अब ध्यान से देखो कि मुझे इससे इसका मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, इससे इसका मुझे क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल टू क्या होता है, n फैक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा eq। अगर उसको मैं उसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को उसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपको क्या निकल जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी। अब आ जाओ, ये जो लिखा हुआ था तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू, अब इसका मुझे क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी, तो इसके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को इसके n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, n फैक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा eq इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस n फैक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा eq इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन। और कैटाइन का n फैक्टर क्या होगा, तो कैटाइन का चार्ज, और चार्ज ऑफ कैटाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू n फैक्टर। तो इसका कैटाइन का n फैक्टर कितना, n प्लस इंटू लैम्डा eq इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटाइन प्लस n माइनस लैम्डा eq इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनाइन। ये चीज आपको समझ में आया। सिंपल हम लोग क्या करेंगे, कोलरॉस ने सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं तो कहा कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सारे इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट करेंगे और ऑल द आयन इंडिपेंडेंटली मूव करेंगे। तो इंडिपेंडेंट जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को आप ऐड कर दोगे तो उस इलेक्ट्रोलाइट का आपका लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको निकल जाएगी। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी से मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए क्या करते हैं, n फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो या तो n फैक्टर आपको यहाँ पे एसिड बेस एंड सॉल्ट मिलेगा, n आयन में कैटाइन या एनाइन मिलेगा, तो इसका n फैक्टर आयन का चार्ज ऑफ कैटाइन या एनाइन हो जाएगा। और सॉल्ट का जब निकालोगे तो उसका कि या तो कैटाइन का नंबर और चार्ज ले लो या एनाइन का नंबर या चार्ज ले लो, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या किया कि इस कैटाइन का अगर मुझे क्या चाहिए था, इस कैटाइन का अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मुझे मोलर कंडक्टिविटी में लाना पड़ेगा तो क्या करूंगा कि इस कैटाइन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को उससे मल्टीप्लाई कर दिया और कैटाइन का n फैक्टर n प्लस ले लिया, दैट इज चार्ज ऑफ कैटाइन, और एनाइन का n फैक्टर n माइनस चार्ज ऑफ एनाइन। इतना लिखो पहले, फिर पहले कुछ n फैक्टर का मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है। और समझो आयन का आपको मोलर कंडक्टिविटी कैटाइन और एनाइन का क्या गिवन है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है।
तो अगर आपको लैम्डा, लैम्डा मतलब मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट, इंफिनिटी मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आपको निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का। तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या करोगे, जैसे देखो मोल में आपको स्टोइचियोमेट्री चाहिए होता है, मतलब स्टोइचियोमेट्री मतलब नंबर ऑफ आयंस चाहिए होता है, तो नंबर से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो जो कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी होगा, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन, इसको कैटायन के नंबर से मल्टीप्लाई करो। देखो न्यू प्लस क्या था, नंबर ऑफ कैटायन, प्लस न्यू माइनस लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ करना है, तो दोनों चार्ज के नंबर से मल्टीप्लाई करो। ये क्या है, नंबर ऑफ कैटायन, और ये क्या है, नंबर ऑफ लैम्डा। और अगर आपको लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालना है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो इस केस में जो भी मोलर कंडक्टिविटी है, तो देखो लैम्डा एन को अगर एन फैक्टर से डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर मैं बात करूं लैम्डा एम को अगर एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो तो लैम्डा ए क्यू निकलता है ना। तो ये आपका लैम्डा एम गिवन है, तो उसको उसका एन फैक्टर मतलब क्या जाएगा, चार्ज ऑफ कैटायन। तो इस केस में चार्ज ऑफ कैटायन एन प्लस से आप डिवाइड कर दोगे तो लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनायन। तो अगर आयन का मोलर कंडक्टिविटी निकाल गिवन है और इलेक्ट्रोलाइट का चाहिए, तो उस आयन को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मोलर कंडक्टिविटी में आयन आर मल्टीप्लाई बाय देयर नंबर, while in case of equivalent conductivity ion are divided by their charge, ion are divided by their charge। ये की पॉइंट है, आप लिखना। ये देखना, फॉर कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, then molar conductivity of ions are multiplied by their number, then molar conductivity of ions are multiplied by their number while calculating of limiting equivalent conductivity of electrolyte, while calculation of limiting equivalent conductivity of electrolytes, then molar conductivity of ions are divided by their charge, divided by their charge। लिख लो। तो इसके बेस्ट में कुछ एग्जांपल इस पे करा देता हूं, कुछ सॉल्ट का आपको समझ में कंडक्टिविटी गिवन का आंसर का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। पहला सॉल्ट लेते हैं NaCl। तो इस सॉल्ट का देखो, इस सॉल्ट का एन फैक्टर सब कुछ देखते हैं, 1, नंबर ऑफ कैटायन न्यू प्लस कितना है n, चार्ज ऑफ कैटायन n प्लस 1, एनायन का नंबर न्यू माइनस 1 और n माइनस चार्ज ऑन एनायन 1। अगर n फैक्टर 1 है तो जो मोलर कंडक्टिविटी है बेटा वही क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो मैं कह सकता हूं लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। लेकिन याद रखना ये आयन का मोलर कंडक्टिविटी है, ये आयन का मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैं यही सेकंड एग्जांपल ले लूं MgCl2 MgSO4 लेता हूं, तो इस केस में सॉल्ट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि Mg का नंबर कितना 1, चार्ज कितना 2, तो 1 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। सल्फेट का नंबर कितना, चार्ज, किसी भी कैटायन या एनायन को पकड़ो उसका नंबर को उसके चार्ज से मल्टीप्लाई करो। अगर कैटायन की बात करोगे तो कैटायन का नंबर कितना है यहाँ पे 1, तो न्यू प्लस की वैल्यू कितना है 1, लेकिन कैटायन पे चार्ज, मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है n प्लस, तो ये कितना है 2। न्यू माइनस की बात कर लो तो सल्फेट आयन का नंबर कितना है 1, और n माइनस की बात कर लो सल्फेट आयन पे n माइनस क्या है, चार्ज कितना है 2। न्यू क्या है नंबर और n क्या है चार्ज। इस केस में देख लो तो कि हम लोग कैसे निकालते थे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते थे तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाता था। तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ
MgSO4 इज इक्वल टू 2 इंटू क्या, लैम्डा EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgSO4। और अगर सेपरेटली लिखोगे तो लैम्डा M इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgSO4। तो फॉर कैलकुलेटिंग मोलर कंडक्टिविटी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कैटायन का नंबर कितना है 1 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg प्लस 1 इंटू लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4। इसी का मुझे निकालना पड़े इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, लैम्डा EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ MgSO4 इज इक्वल टू, तो चार्ज से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो मैग्नीशियम पे चार्ज कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/2 लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Mg प्लस 2 प्लस 1/2 लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 माइनस 2। मोलर कंडक्टिविटी में नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मैग्नीशियम और सल्फेट का नंबर कितना 1 1, तो 1 1 से मल्टीप्लाई किया। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कितने से मल्टीप्लाई करोगे उसके चार्ज से, तो मैग्नीशियम भी चार्ज +2, इस पे भी चार्ज कितना +2। नेक्स्ट आओ एग्जांपल में लेता हूं फॉस्फेट। ये किसमें टूटेगा ध्यान से देखो, 3Ca+2 एंड 2PO4 -3। यहां तक आ रहा है, देखो कैमरा। तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, कैटायन पे चार्ज 2 आयन 3, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा 6, या यहां से भी निकालोगे एन फैक्टर होगा 6। अपन क्या करते हैं कैटायन का पहले नंबर देखते हैं, न्यू प्लस कैटायन का नंबर कितना है 3, और चार्ज ऑफ कैटायन कितना है तो +2। देखो इसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एनायन का नंबर कितना है न्यू -2, और चार्ज कितना है 3। तो जब आपको मोलर कंडक्टिविटी चाहिए, लैम्डा एम इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca3PO4 होल 2, तो क्या करेंगे मोलर में नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कैल्शियम का नंबर 3, तो 3 मल्टीप्लाई लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca+2 प्लस 2 मल्टीप्लाई लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ PO4 -2। लेकिन अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी चाहिए, lambda EQ at infinite dilution of Ca3PO4 होल 2, तो क्या करेंगे इस केस में चार्ज से डिवाइड करेंगे, तो इस केस में कैल्शियम का चार्ज कितना है 2, तो ये आ जाएगा 1/2 लैम्डा Ca+2 अपॉन इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस ये आ जाएगा इस पे चार्ज कितना है 3, तो 1/3 लैम्डा PO4 -2 एट इनफाइनाइट। तो आप कहोगे सर यहाँ पे सॉल्ट का एन फैक्टर कितना है 6, तो देखो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि लैम्डा m अपॉन एन फैक्टर इज इक्वल टू लैम्डा EQ। तो इस सॉल्ट का एन फैक्टर कितना है 6, तो इसको 6 से डिवाइड करोगे तो इक्विवेलेंट आ जाएगा ना, मोलर कंडक्टिविटी को एन फैक्टर से डिवाइड इक्विवेलेंट, तो इतना डिवाइडेड बाय 6 तो कितना आ जाएगा 1/2, लेकिन ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगा, तो ये वही। तो इससे आप आराम से निकाल सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल में एक समरी के फॉर्म में आपको लास्ट में बता दूं, तो कोलरेस ने कहा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑल इलेक्ट्रोलाइट आर 100% आयोनाइज्ड एंड आयन आर मूव इंडिपेंडेंटली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन समेशन ऑफ लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन विल गिव्स इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो कभी भी आपको लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ मोलरिटी निकालना पड़े, मोलर के टर्म्स में निकालना पड़े, तो हर आयन को उसके नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और कभी भी लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको निकालना पड़े तो हर आयन को उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, फिर इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो फिर इसका यूज क्या है, तो आइए वन बाय वन इसका हम लोग एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहले इस पे बेस्ट में कुछ क्वेश्चन कर देता हूं, फिर इसका कुछ एप्लीकेशन पढ़ लेंगे, फिर हम लोग का लेसन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए क्वेश्चन में आपको गिवन है लिमिटिंग कंडक्टिविटी गिवन है, क्वेश्चन में ऑलरेडी ये गिवन था, बट मैं आप चाहता हूं यूनिट से पहचानो। यहाँ पे सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, दैट मींस ये मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ भी देखो पर मोल है, तो ये मोलर कंडक्टिविटी है, और इस आयन की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, देखिए यहाँ पे पर इक्विवेलेंट। तो 3 आयन है, अमोनियम आयन जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, एल्युमिनियम आयन जिसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी गिवन है, एंड सल्फेट आयन जिसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है।
कोई दिक्कत? तो पहला कह रहा है एल्युमिनियम का मोलर कंडक्टिविटी गिवन था, आपको कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ। आप एक रिलेशन अच्छे से जानते हो, वो रिलेशन अपना क्या है, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा इक्यू। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी अपॉन एन फैक्टर। तो यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ Al+3 अपॉन इसका n फैक्टर। और पता है कैटायन के केस में उसका n फैक्टर चार्ज होता है, तो इसका मोलर कंडक्टिविटी 300 है, तो 300 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा बेटा क्या, इक्विवेलेंट कंडक्ट, n फैक्टर से डिवाइड हो गया ना, तो ये आ जाएगा 100 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। तो पहला पार्ट हम लोगों ने तो सॉल्व कर लिया। दूसरा, अब देखो इस एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकल गया और सल्फेट का भी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है। तो यही तो है ना कि अगर दोनों आयन का डायरेक्टली इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 इज इक्वल टू लैम्डा इक्यू इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4-2। तो एल्युमिनियम का इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपने निकाल लिया कितना, 100, और सल्फेट का बच्चा दिया हुआ है 125, तो ये आ जाएगा 225 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। सॉल्व कर सकते हो। थर्ड देख लो, कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी निकालो, क्या चाहिए, मोलर कंडक्टिविटी। तो अब क्या करो, या तो दोनों आयन का मोलर कंडक्टिविटी निकालो। हमने क्या किया, यहीं पे इसका n इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लिया, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को n फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी निकल जाएगा। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करें, इस सॉल्ट का ही निकाल लेते हैं। तो n फैक्टर मल्टीप्लाई लैम्डा EQ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4, तो इसका इक्विवेलेंट हमने निकाला है 225, और इस सॉल्ट का एन फैक्टर देखोगे तो एल्युमिनियम के 2 एटम चार्ज 3, तो इसका एन फैक्टर कितना है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 6 5 30 कैरी 3 50 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर। बस यूज कैसे करना है ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम सल्फेट है, तो अब ध्यान से देख लो, अमोनियम का मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ है 200, नंबर कितना है 2, तो 2 × 200, ये कैटायन का निकल गया। सल्फेट का नंबर कितना है 1, और सल्फेट का क्या दिया हुआ है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो मुझे सल्फेट का यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सल्फेट का निकालना पड़ेगा मोलर कंडक्टिविटी। तो सल्फेट का मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, तो सल्फेट का n फैक्टर कितना है 2 मल्टीप्लाई इसका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितना 125, तो 2 कॉमन लो लो तो ये आ जाएगा 200 प्लस 125, तो ये आ जाएगा 2 × 325, तो ये 650 मोलर है सी में सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये तो हम लोगों ने सीखा वही चीज पे था। कोलरॉस लॉ कई सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, अगर मैं बोलूं आपके कॉम्पिटिटिव से, तो जेई वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इस पे आपको ज्यादातर क्वेश्चन मिलेंगे। इसका तो सबसे पहला एप्लीकेशन यही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का, कोलरॉस लॉ के इस हेल्प से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। तो इसको आप लिख लो आराम से, समझ के देखो आप हर स्टेप को मैंने कैसे किया है, और आप हेडिंग डालिए एप्लीकेशन ऑफ कोलरॉस लॉ। इसमें पहला एप्लीकेशन होगा डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, आइए उसको देखते हैं। पहला एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का सबसे पहला चीज है कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लेस देन क्या होगा 1 तो नहीं होगा, 100% डिसोसिएट नहीं करेगा। तो अगर ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड, तो अगर मैं इसका मोलर कंडक्टिविटी देखूं लैम्डा m एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ दिस एसिड, तो मुझे इसका आयंस का निकालना पड़ेगा। कैसे, लैम्डा एम, अगर मैं इस दोनों आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल लूं किसी तरह से, तो इन दोनों को ऐड कर दूं तो मुझे क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। ध्यान से देखो, क्यों, क्योंकि जो ये एसिटिक एसिड है इट विल आयोनाइज इनटू एसिटेट आयन NH+।
तो आपको क्या करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का गिवन होगा। अगर समझो एक एग्जांपल से मैं कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एलएमसी मतलब समझ रहे हो ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस HCl एंड NaCl। समझो इसका आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया x, इसका दे दिया y और इसका दे दिया z। ध्यान से देखना, यहां पे CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, यहां से मिला H प्लस, यहां से मिला। ध्यान से देखना, इसके लिए आपको एक ये आयन चाहिए, तो ये आयन यहां से मिला, H प्लस यहां से मिला, तो एक्स्ट्रा क्या बचा, दिस और दिस। तो इसको कैंसिल होने के लिए एक थर्ड आयन आपको दिया जहां से ये कैंसिल हो रहा है। कोई भी अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना पड़ेगा तो उसका, ये देखो ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्ट दे दिया, तो उसका करस्पॉन्डिंग एसिड देगा और उसी का सॉल्ट दे देगा। तो देखो, तो अपने को चाहिए क्या, लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या मिलेगा, लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस। ये आपको चाहिए, तो ये यहां से मिला और यहां से मिला। ध्यान से देखो, प्लस आप क्या करो इसमें, ध्यान से देखना, क्या कर लो, अब देखो ये पार्ट मुझे यहां से मिल गया और ये पार्ट मुझे यहां से मिल गया। ये x से आएगा और ये पार्ट y से आएगा, इसके साथ साथ x आएगा तो Na प्लस आ जाएगा और ये आ जाएगा तो Cl माइनस आ जाएगा। तो मैं एक्स्ट्रा इसमें क्या करता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, या नहीं वैसे अगर नहीं देखोगे तो ध्यान से देखो, अब इसके साथ ये क्या आ गया, Na प्लस और Cl माइनस, तो लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस। क्यों, क्योंकि ये दोनों पार्ट क्या है, x, और ये दोनों पार्ट क्या है, y, क्योंकि H प्लस NCl माइनस y से मिलेंगे और एसिटेट आयन Na प्लस x से मिलेंगे। तो एक्स्ट्रा में क्या आ रहा है आपको, Na प्लस और Cl माइनस, तो आपको NaCl को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, माइनस से मिलेंगे Z से। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए तो एक और वे है जिससे आप समझना, कैसे, देखो अगर ये एसिटिक एसिड है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो किसमें टूटेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड Ha प्लस। अपन मैं इसमें क्या करता हूं, देखो Na प्लस Na माइनस, Na प्लस को ऐड भी किया, Na माइनस, Na प्लस को यहाँ प्लस Na माइनस Na कर दिया तो जीरो, और इसी तरह क्लोराइड आयन माइनस क्लोराइड आयन जीरो। अब ध्यान से देखना, ये दोनों क्या देंगे, ये दोनों CH3 C डबल बॉन्ड ONA। ध्यान से देखना, दूसरा ये दोनों कहां से आएंगे, HCl से, यहां और यहां। और देखो माइनस ऑफ Na और माइनस ऑफ Cl माइनस, इन दोनों को लिखोगे तो माइनस ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस, ये दोनों कहां से आएंगे, NaCl से। तो ये कितना है x, ये कितना है y, और ये कितना है z। तो इन दोनों को ऐड कर, इन सबको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई माइनस z। तो ध्यान से देखोगे तो आपको मिलेंगे क्या, यही, क्यों, क्योंकि Na प्लस कैंसिल, Cl माइनस कैंसिल। ये पार्ट x आ रहे हैं, ये पार्ट जा रहे हैं, ये पार्ट क्या आ रहे हैं, z आ रहे हैं। इस केस में इसका जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं, lambda m infinite dilution of CH3 C double bond OH is equal to x plus y minus z. This will be your answer. तो अगर किसी वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्ट के केस में आपको दे करके वीक इलेक्ट्रोलाइट का पूछे, तो इन सबको ऐसे अरेंज करो कि आपको इसका मिल जाए, इससे आप आराम से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो।
So that is our first application, determination of limiting molar conductivity of weak electrolyte. और इसका अगर इक्वेशन लिखते हैं, अगर इस फॉर्मेट में इक्वेशन लिखते हैं तो ध्यान से देखो, इसका इक्वेशन अगर लिखोगे तुम, यहां लिख देता हूं, लैम्डा इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH इज इक्वल टू, हमने इसको और इसको ऐड किया है, इसको और इसको ऐड किया है, तो ये हो जाता लैम्डा इनफाइन मोलर इन कंडक्टिविटी ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड O Na प्लस देखो HNCl को भी ऐड किया है, तो लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस लैम्डा m इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। ये इक्वेशन यहीं से है और इसी को मैंने लिख दिया, ये कितना है x, ये कितना है y माइनस z, और x y z की वैल्यू आई, वही आपका क्या होगा आंसर। अब आपको सब कुछ काफी अच्छे से समझ में होगा, अब आप समझ करके लिखो। आइए मैं इसका सेकंड एप्लीकेशन कर देता हूं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको क्या बोलते हैं अल्फा, और डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको क्या बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। अगर एसिड है तो के, अगर बेस है तो के भी, इसके टर्म्स हम लोग जानते हैं। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की बात करोगे फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम, तो ये रूट अंडर के बाई सी के बराबर होता है, तो के इज इक्वल टू होता है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये दोनों फॉर्मूला अपन जानते हैं फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम से, अपने को वो नहीं करना है। समझो अगर कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे है आपको गिवन है, तो उस केस पे जो इसकी मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा होगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा अल्फा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन अगर ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो जाए, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इस केस में इसका m कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, टेंड्स टू 0। और इस केस में यहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है ये नॉट इक्वल टू 1, लेकिन इस केस में अल्फा इक्वल टू 1, क्योंकि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसके बराबर होगा, 1 के बराबर हो जाएगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप निकालोगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा जो होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये जो अल्फा होगा ये रूट अंडर होगा लिमिटिंग, सॉरी रूट अंडर लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। अगर मोलर कंडक्टिविटी को उसके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से डिवाइड कर दो तो आपको क्या निकल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अल्फा टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1, अल्फा टेंड्स टू क्या हो जाएगा 1। और अगर आपको अल्फा निकल गया तो फिर उससे आपका उसका क्या निकाल सकते हो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। अगर मैं बात करूं तो उसका गिवन कंसंट्रेशन पे जो भी उसका मोलर कंडक्टिविटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो अल्फा 1 के बराबर हो जाएगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1। तो सिंपल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपको कैलकुलेट करना पड़े तो मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और दोनों का ले लोगे तो निकल जाएगा। अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा मोलर conductivity at any concentration upon molar conductivity at infinite dilution। एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ते हैं, आपको एक क्वेश्चन करा देता हूं फिर हम लोग एप्लीकेशन नंबर 3 पढ़ते हैं। इसी पे बेस्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कंडक्टिविटी ऑफ एनी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोप्रोटिक एसिड जिसकी कंडक्टिविटी दी हुई है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, किसकी यूनिट थी कंडक्टिविटी के कप्पा, तो K है 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴ सीमेंस पर सेंटीमीटर। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं, सीमेंस। एट कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन मतलब मोलरिटी 0.2 मोलर दिया हुआ है, कह रहा है एट दिस कंसंट्रेशन इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा कितना है 0.05। देन कैलकुलेट लैम्डा m, आपको निकालना क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अगर मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है तो इसका हम लोगों ने अभी देखा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू लैम्डा m अपॉन लैम्डा m इंफिनिटी। तो आपको चाहिए क्या,
लैम्डा एम इन्फिनिटी, तो क्या जाएगा लैम्डा एम अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लैम्डा एम कैसे निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनी कंडीशन, तो हम लोग देखते हो लैम्डा एम इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू के बाई सी। लास्ट लेक्चर में सब पढ़ चुके हैं, तो 1000 पुट कर दो वैल्यू, 1000 इंटू के की वैल्यू 3.3 इंटू 10⁻⁻⁴, और कंसंट्रेशन कितना है 0.2। जब इससे सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये 3 जीरो से ये कितना हो जाएगा -1, ये डेसिमल से ये -1 कैंसिल, तो कितना आ गया ये 3.3 डिवाइडेड बाई 2। अब पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3.3/2 अपॉन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना दिया हुआ है 0.05। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 3.3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 0.05, ऊपर नीचे 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो ये वैल्यू आ जाएगी बेटा 330 अपॉन 5 2 10, ये से ये कैंसिल, तो ये जाएगा 33। यूनिट लिखोगे तो सीमेंस सेंटीमीटर पर मोल, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, दैट विल बी योर आंसर। कुछ नहीं है, पहला आप 1000 लैम्डा इज इक्वल टू 1000 इंटू के बाई सी, इससे लैम्डा एम निकाल लो, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्वल टू लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इन्फिनिटी, इससे आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करना, जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर राइट आंसर। तो होता क्या है, ध्यान से सोचना, इसको हम लोग इक्विलिब्रियम से और कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई सॉल्यूशन इनफाइनाइट डाइल्यूट है, उस केस में क्या होगा कि सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होगा। तो सोचो, जितने भी एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट थे वो भी तो क्या करते थे, पार्शियली आयोनाइज करते थे ना। दैट मींस उस सॉल्यूशन में जो सॉल्ट आयोनाइज होते थे वो बहुत कम होते थे, तो वो भी तो उसके लिए इनफाइनाइट रेजोल्यूशन हो गया ना। तो हम लोग वहां जो एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है उसको भी यहाँ पे किससे कोरिलेट कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन से। तो फोर्थ प्रॉपर्टी में इसका पढ़ा देता हूँ, आप पहले इसको आराम से लिखो, फिर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। Solubility, that is S, and solubility product, that is KSP of aspiringly soluble salt। अब मैंने कहा था जितने भी एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होते हैं, देखो पहले स्टार्टिंग में हम लोगों ने इक्विलिब्रियम में पढ़ा था ऑल द सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बाद में पढ़ा था कुछ सॉल्ट वैसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। ये मैंने लिखा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एनी एस्पायरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज एज्यूम्ड टू बी infinitely diluted because sparingly soluble salt is very low solubility। अगर sparingly soluble salt और दो salt having very low solubility, that means उस solution में उस salt का amount बहुत कम है, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसी केस को तो हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इस केस में जो लैम्डा एम जो है, जो आप पढ़ते हो 1000 इंटू के बाई सी, इफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड, या और सॉल्ट हैविंग वेरी लो सॉल्युबिलिटी, इस केस में जो ये अगर ये इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो जाए, तो उस केस में जो कॉन्सेंट्रेशन आएगा वो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट से आ जाएगा ना। तो मैं कह सकता हूँ लैम्डा एम इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू के, और ये एस मतलब किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो जो सॉल्ट सॉल्युबल होगा वही कॉन्सेंट्रेशन होगा ना, दैट इज अपॉन सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इससे हम लोग इसको कोरिलेट कर सकते हैं। तो जो लैम्डा इनफाइनाइटली डाइल्यूटेड हो जाएगा तो ये 1000 इंटू के अपॉन सॉल्युबिलिटी होगा, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट सॉल्ट। समझ में आया? और आप सॉल्युबिलिटी निकल जाएगा, तो जो भी सॉल्ट है, अगर बाइनरी सॉल्ट है तो KSP इक्वल टू S स्क्वायर। आप हम लोग टाइप ऑफ सॉल्ट में KSP निकालना जानते हैं, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर। KSP को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन कह रहा है For a saturated solution of AgCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई भी एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसकी 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसका कंडक्टिविटी कितना है 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶। तो ये कंडक्टिविटी के ऑफ सॉल्यूशन जो है ये 3.4 इंटू 10⁻⁻⁶, यूनिट देखोगे तो सीमेंस सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर। लेकिन जो वाटर यूज कर रहे हो, यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। याद करो मैंने कंडक्टिविटी से पढ़ाया था, तो वहां पे वो वाटर लेते थे कंडक्टिविटी वाटर जिसकी मतलब जिसकी कंडक्टिविटी काफी कम होती थी,
और अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो हम लोग हमेशा सॉल्वेंट को या वाटर कंडक्टिविटी वाटर जूम करते हैं जिसकी सॉल्विटी कम हो। लेकिन अगर यहाँ पे दे चुका है तो मैं आपको कहा था कि ये कंडक्टिविटी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, सबका जुड़ करके टोटल कंडक्टिविटी निकलेगा। तो सॉल्यूशन का टोटल 3.4 10⁻⁻6 है, जिसमें वाटर का है 2.02 इंटू 10⁻⁻6 सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो आपको उस सॉल्ट का निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रोलाइट का। तो अगर कंडक्टिविटी ऑफ आपको इलेक्ट्रोलाइट निकालना पड़ेगा तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आप करोगे, तो ये आ जाएगा 3.4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन माइनस 1.02 इंटू 10⁻⁻6, तो यह आ जाएगा 1.38 इंटू 10⁻⁻6 सीमेंस पर सेंटीमीटर। दैट इज द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रो। तो पूछा है आपसे कि इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको 138 EgCl का दिया हुआ है, तो कह रहा है उसका सॉल्युबिलिटी अनसॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बताओ। तो अभी देखो, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, लैम्डा m इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1000 इंटू k बाई सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को यहाँ ले आओ तो s इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना है 138 दिया हुआ है। आप इसको सॉल्व कर लो, ये 10⁻⁻6 है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 0 से 2 कैंसिल, 1 0 से ये, तो ये 10⁻⁻5 आ जाएगा। तो सॉल्युबिलिटी कितना आ गया 10⁻⁻5। तो इस केस में फॉर KSP ऑफ AgCl, ये किस टाइप का सॉल्ट है, बाइंडरी सॉल्ट, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू Cl माइनस, तो ये S² के बराबर होगा। तो KSP 10⁻⁻5 का स्क्वायर 10⁻⁻10 होगा, किसका, KSP ऑफ AgCl। दिस विल बी योर आंसर। तो आप ऐसे भी कोरिलेट क्या कर सकते हो, कर सकते हो। तो आइए, ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुका है। ये सब कई बार क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको जेई वगैरह मिलेंगे, वैसे इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। जी एडवांस के लिए कोलरॉस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। कोलरॉस लॉ वैसे भी जेई वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वाले बच्चों के फराडे पे ज्यादा क्वेश्चन आता है, लेकिन आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ये तो कोई फिक्स नहीं है ना कि क्वेश्चन अगले साल क्या आएगा। तो आइए इसका मैं लास्ट एप्लीकेशन बताता हूँ, आयनिक प्रोडक्ट से कोरिलेट कर देता हूँ। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट नॉट प्रॉपर्टी, एप्लीकेशन है, बार-बार मैं प्रॉपर्टी बोल दे रहा हूँ। डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, Kw, और K इंटू KW, K इंटू Kb इक्वल टू KW के बराबर होता है। आप जानते हो जो 10⁻⁻14 के बराबर होता है। K इंटू Kb इक्वल टू 10⁻⁻14 जो KW के बराबर होता है। अब ध्यान से देखो, ये अगर ये वाटर है तो किसमें टूटेगा, H प्लस NOH माइनस। तो अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी निकालूं तो ये क्या हो जाएगा 1000 इंटू K बाई C, मोलर कंडक्टिविटी होगा ना। तो यहाँ पे जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होगा, तो जो प्रोडक्ट ऑफ आयन होगा वही तो आयन का कंसंट्रेशन होगा ना जी। जो प्रोडक्ट ऑफ आयंस होगा, जो HNOH माइनस का कंसंट्रेशन होगा वही तो आयनिक कंसंट्रेशन होगा ना। तो अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे निकालूं, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे क्या होगा, वाटर ही तो होगा। तो वाटर में जो H प्लस का कंसंट्रेशन वो वही होगा, तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू K बाई C, ये कंसंट्रेशन ऑफ क्या होगा, वाटर। और जानते हो जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर होता है वो 55 के बराबर होता है। इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो कंसंट्रेशन ऑफ जो H प्लस है वही OH माइनस के बराबर होगा, और यही आ जाएगा 1000 इंटू K अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर H प्लस या OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया, H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया, तो आप उसके करस्पॉन्डिंग क्या निकाल सकते हो, KW, बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या आता है, KW। आप इसको करोगे तो ये आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, KW। तो इससे आप निकाल सकते हो। तो आप ये भी कह सकते दोनों इक्वल होगा, तो H प्लस का स्क्वायर या OH माइनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या, तो सिंपल मैं ये कह रहा हूँ डिटरमिनेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट वाटर या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर जिसमें KW निकालना पड़े। तो अगर सॉल्यूशन वेरी वेरी डाइल्यूट है तो वहाँ पे जो आयन का कंसंट्रेशन होगा वो वाटर के कंसंट्रेशन के क्या होगा, बराबर होगा। और अगर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात करोगे आप तो ये होता है 55.5। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की बात करोगे तो ये किसकी वैल्यू बराबर होती है, 55.5 के बराबर होती है। तो मैंने कहा लैम्डा इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू 1000 इंटू K अपॉन C। लेकिन अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो तो कौन एक्सेस में होगा, वाटर। तो
तो वाटर का कंसंट्रेशन क्या होगा, जितना H प्लस है OH माइनस का कंसंट्रेशन होगा। तो ये लिखा अगर ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बराबर हो जाए तो कंसंट्रेशन यहाँ पे H या OH माइनस का जाएगा, इसलिए हम आप H और OH माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो, जिससे करस्पॉन्डिंग KW की वैल्यू निकाल सकती है। तो आप आयनिक प्रोडक्ट और KW की वैल्यू क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। That's all about our theory portion of electrochemistry. लास्ट में आप ऐसे ड्राई सेल, फ्यूज सेल वगैरह देख लेना अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, कोरोजन वगैरह वो थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको समझ में आ जाएगा, सब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का ही पार्ट है। जितने भी कॉन्सेप्चुअल एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया। ऐसा नहीं है कि आज हम लोगों का लेक्चर कंप्लीट हुआ तो आज आपसे नीट और जेईई का सारा काम कंप्लीट हो गया। किसी भी कंप्लीशन ऑफ लेक्चर आपके प्रिपरेशन में उसका कंट्रीब्यूशन 60% ही होता है। आपको पता है कि आपको इसके बाद न्यूमेरिकल करना पड़ेगा। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बिल्डअप नहीं होगा, फिट नहीं होगा कि कहाँ किसको यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा जरूर दिए सारे कॉन्सेप्ट, लेकिन अभी आपके माइंड में बिखरे पड़े हैं आपके नोटबुक में। जब आप क्वेश्चन का सारा सीट सॉल्व करोगे, ऑलरेडी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, 200 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप 1 बाय 1 पर 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, आफ्टर 10 डेज आपका सीट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तब आपका जो एक्यूरेसी लेवल है, जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा, फिट होगा कि कब किसको कहाँ यूज करना है। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। लेक्चर आप बार बार देखिए, आप अपना कंप्लीट नोट्स बनाएं, हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ें ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अगर कोई डाउट हो तो आप बाकी की तरह जिस मीडियम से आप पूछते हैं, जैसे आप फोन करके, कॉल करके, जैसे जिस सोर्स से आप पूछते हैं आप पूछें, आप मन से पढ़ें, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड थैंक यू।